मंत्री बना दूं, तो इस तरह से बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि आजकल जैसे आप लोग देखिए 13 लोकसभाएं चल रही हैं, या किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल रहा है, बार बार जब भी चुनाव होते हैं जनादेश, खंडित जनादेश आ रहा है, 13 लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में गठबंधन होने लगे हैं, और कई बार तो ये स्थिति है कि 13-20 पार्टियां मिलकर अपना बहुमत सिद्ध कर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यहां पर थोड़ा सा यूं देखता है कि जब किसी एक पार्टी या एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, तो वह सर्वविवेक की शक्ति, यहां अपने विवेक का इस्तेमाल करता है राष्ट्रपति, और सबसे बड़े दल को या ऐसे लोगों को बुलाकर ये कह सकता है कि आप प्रधानमंत्री बने और अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, या उन्हें ये लगता है राष्ट्रपति जी को कि ये सरकार चला सकते हैं, बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो कई बार बड़े दल से छोटे दल वाले को, जिसको यूं लगता है कि ये सरकार चला सकते हैं, स्थायित्व दे सकते हैं, जैसे 1991 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रपति जी ने बुला के प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और पीवी नरसिम्हा राव जी ने पूरे 5 साल तक सरकार को चलाया। ऐसे ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन दल के नेता थे, लेकिन गठबंधन के पास में बहुमत सिद्ध करने के लिए उनको 10 दिन का टाइम दिया गया, और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और उनकी सरकार गिर गई बाद में। तो ये बात की बात है, लेकिन बहुमत दल का नेता या बहुमत नहीं मिले तो वहां सर्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहली आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। यहाँ प्रश्न ये भी बनता है, भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? जैसे प्रश्न आ सकता है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। जैसे कॉमन सी बात है कि आप सोचें कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका मतलब पहले वो सांसद होता है, उसके बाद में उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो वो क्या होता है? नियुक्त होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है? नियुक्ति करता है। एक बात यहां देखिए, फिर दूसरी स्टेप चलते हैं हम लोग। आर्टिकल 75 में ही दूसरी स्टेप में बात करी गई है कि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे उसके बाद में जितने भी मंत्री बनेंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किनको मंत्री बनाएंगे, इसके लिए बात करी गई है कि जो मंत्रिपरिषद, दूसरी बात करें इसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में मंत्री जितने भी होंगे उन मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसको मंत्री बनाएगा, ये विवेक का विशेषाधिकार किसका है? प्रधानमंत्री का है। वो अपने दल में से जो वरिष्ठ लोग होते हैं या जो भी उनकी किसको मंत्री बनाना है, वो एक लिस्ट बनाते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मंत्री बनेगा उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा और अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिसमें आप लोग लेते हैं 28 राज्यों में, पहला ले लें आप, 28 राज्यों में राज्यपाल, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दूसरी बात ले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें आप ले सकते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आजकल जम्मू कश्मीर। 28 का 29 का 28 कर दिया ना मैंने, तो जम्मू कश्मीर, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिसको आप एलजी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे दिल्ली में एलजी बैठते हैं और राजस्थान में राज्यपाल बैठता है। तो राज्यों में राज्यपाल, तो केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी यानी उपराज्यपाल। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश से ये 1 2 3 4 ही थोड़े हुए, जो शेष जो हैं, शेष जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति,
वहां के जो चलाने वाले, शासन चलाने वाले हैं, उनको प्रशासक कहा गया है। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है जी। तो यहाँ 28 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी की नियुक्ति, और शेष जितने भी केंद्र शासित वहां प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा और लीजिए आप, किन की नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों। ठीक है, एक बात। दूसरी, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त व आयुक्तों की नियुक्ति। इसके अलावा 1 2 3 ये हो गया। इसके अलावा आप लोग एक होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति, यानी प्रसाद प्रियंत। इसका कार्यकाल कितना है? प्रसाद प्रियंत। कौन है महान्यायवादी? क्या है महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं अंग्रेजी में। महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधि सलाहकार होता है, या ये कह सकते हो कि केंद्र में जो विधि अधिकारी है, प्रथम विधि अधिकारी वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसकी योग्यता क्या है? कौन बन सकता है? वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, उसकी योग्यता रखता है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी की पर नियुक्ति करता है, पद पर उसको शपथ दिलाता है, और जब चाहे, जब तक राष्ट्रपति चाहता है, प्रसाद प्रियंत का मतलब राष्ट्रपति के अधीन है, वो जब तक वो अपने पद पर रह सकता है। महान्यायवादी के बाद में एक और पोस्ट होता है सीएजी, सीएजी कैग। कैग का मतलब है यहाँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? जिसको आप केग कह सकते हैं। वह केग का काम क्या है? केंद्र के लेखों जोखों, केंद्र के लेखों जोखों का हिसाब करना। एक तरह से ये कह सकते हो केंद्र सरकार का सीए होता है। ऑडिट करता है, जितना भी सरकारी पैसा है, आना जाना जितना भी होता है, उसकी ऑडिटिंग करने वाला एक व्यक्ति है नियंत्रक। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन इसको हटाने का प्रावधान किसको दिया गया है? संसद में। संसद में इसको उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे आपके न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे केग को हटाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, और राष्ट्रपति इन नियुक्तियां करता है। इसके अलावा आप देखिए, और अगर बात करें हम लोग तो इसमें और महत्वपूर्ण क्या बात कर सकते हैं? 78 एक आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 78 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 78 में ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को प्रकट करता है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को प्रकट करता है? आर्टिकल 78। 78 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रशासन के बारे में जानकारी ले सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह समय समय पर शासन और देश में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, उनके बारे में राष्ट्रपति को बताएगा। ये आर्टिकल 78 कहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विषय को मंत्री परिषद में रखवाने के लिए कह सकता है, क्योंकि सही मायने में अगर आप देखें तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संविधान की पालना की शपथ लेता है, लोगों के कल्याण की शपथ लेता है, इसलिए वो देश में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर होता है। इसके अलावा अगर बात करें
तो सेना के तीनों सेनाएं हमारी, उनका सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां जो हैं, कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं, वो लगभग नियुक्तियों को लेकर है। तो जहां आपको छटनी करनी हो, क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह से पूछे जा सकते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति की निम्न में से कौन सी शक्तियों के अंतर्गत है, तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति या न्यायिक शक्ति। तो उसमें आप छांट सकते हैं, नियुक्ति हो रही है, इसका मतलब नियुक्ति हो रही है, तो कहाँ है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। एक बात महत्वपूर्ण और है इसमें कि ये जो काम किया जा रहा है सारा, वो सारा काम राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है। इसमें परामर्श किसका है, जैसे हमने कहा था ना कि राष्ट्रपति परामर्श मांगने के लिए बाध्य है, तो इसके पीछे कौन है, मंत्री परिषद। उसको प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही वह महत्वपूर्ण जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो नियुक्तियां वो देता है, मन से काम नहीं करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन काम कौन कर रहा है, राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, इसलिए हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे यहाँ। लेकिन सारे जितने भी काम है वो मंत्री परिषद के अधीन किए जाते हैं। इसके अलावा और देखिए आप, और महत्वपूर्ण नियुक्तियां कौन सी हो सकती है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति और उच्चायुक्तों की नियुक्ति। उच्चायुक्तों और राजदूतों में फर्क क्या है, विदेशों में जैसे अमेरिका में अगर आप लोग नियुक्ति करेंगे तो राजदूत की नियुक्ति करेंगे, लेकिन अगर आप बांग्लादेश में नियुक्ति करेंगे या आप लोग पाकिस्तान में नियुक्ति करेंगे तो वहां उच्चायुक्त आ गया। उच्चायुक्त का मतलब है जो राष्ट्र संघ का सदस्य है, राष्ट्रमंडल देशों का वो या भविष्य में वो क्या रहा है, उपनिवेश रहा है, ऐसे देशों में उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो लगभग शायद इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर, और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं विधायी शक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। यहाँ जो हमारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, शायद आपको किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसका उत्तर देने की। धन्यवाद, आपने मुझे सुना।